ये कहानी यूएफसी की है। ये कहानी कुछ बनती हुई बातों की और कुछ टूटते हुए सपनों की है। ये कहानी उस ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है जिसका एमएमए की दुनिया में लगभग एक छत्र राज है। इस कहानी में खून है, इस कहानी में मेहनत है, इस कहानी में सुकून है, इस कहानी में सेक्रीफाइस है, इस कहानी में धक्का है और इस कहानी में धोखा भी है, क्योंकि ये है हिस्ट्री ऑफ यूएफसी। यूएफसी हिस्ट्री के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो क्लिक कीजिए, क्योंकि मेरा वादा है कि जब भी आप वीडियो देखकर उठेंगे तो आपके पास पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। ब्ला 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 कर दिया ना। और जिन्होंने पहले से चैनल देखते आ रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्या कर रहे हैं? यू नो दिस इज द बेस्ट कॉमेडी स्पोर्ट चैनल इन इंडिया। ओके, तो सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन क्लिक कर दिया। अब बात करते हैं यूएफसी हिस्ट्री की शुरुआत की। यूएफसी की शुरुआत को लेकर आपसे दो बातें बोली जाती हैं। दो में से एक बात सही है और दूसरी बात प्योर झूठ है। सबसे पहली बात जो आपसे यूएफसी को लेकर बोली जाती है वो सिंपल सी ये है कि आपसे कहा जाता है कि भाई ऐसा है कि उस समय कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया जो है ना वो अलग अलग जगह पे बटी हुई थी। ठीक है, कहीं कोई बोल रहा था कि कराटे का जो है कराटे इज़ द बेस्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म, कोई बोल रहा था जूडो इज़ बेस्ट, कोई बोल रहा था कि ताइक्वांडो इज़ बेस्ट, कोई बोल रहा था रेसलिंग के आगे कुछ नहीं है, किक बॉक्सिंग वाले बोल रहे थे बेटा हमारे सामने आओ तो हम बताएंगे तुमको। तो ये बात बिल्कुल सही है कि यूएफसी के पहले ये जो है ये सारे के सारे जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स थे अपनी जगह पे बटे हुए थे और कोई हर कॉम्बैट स्पोर्ट इस बात का वादा करता था और आगे बढ़ के दावा करता था कि वही सबसे बेहतरीन कॉम्बैट स्पोर्ट है। पर ऐसा कोई मतलब अब ये बात जो कही जाती है बिल्कुल सही है। दूसरी बात जो इसी से आगे बढ़ा के कही जाती है, मैंने कहा कि पहली बात ये कि यूएफसी के बारे में कहा जाता है कि यूएफसी से पहले जो कॉम्बैट स्पोर्ट की दुनिया है वो अलग अलग जगह पे बटी तो आज भी है, पर इन सारे जितने भी अलग अलग जो मैकेनिज्म है उनके आपस में संघर्ष करने का, उनके आपस में कॉम्बैट करने की कोई जगह नहीं थी। इसीलिए यूएफसी एक ऐसा पायदान बनाया गया जहाँ पे कराटे वाला ताइक्वांडो वाले से, ताइक्वांडो वाला किक बॉक्सिंग वाले से, किक बॉक्सिंग वाला रेसलिंग वाले से फाइट कर सकता था, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में कौन कॉम्बैट स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन फाइटर है ना। कोई हो सकता था कि कोई कराटे चैंपियन है, कोई ताइक्वांडो चैंपियन है, कोई ये चैंपियन है, कोई वो चैंपियन है, पर जो कॉम्बैट स्पोर्ट में बेहतर है, सबसे बेहतरीन है, उसका पता करने का कोई चांस नहीं था। ये जो बात आपसे बोली गई ये झूठी थी, ये प्योरली झूठ थी। एक्चुअली ऐसा नहीं था कि यूएफसी से पहले ये दुनिया भर के कराटे वाला ताइक्वांडो से, ताइक्वांडो वाला किक बॉक्सिंग से फाइट नहीं कर सकता था। यूएफसी के पहले भी वो कर सकते थे। वैले टूडो था, शूडो था, बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पे एक्चुअली जो जापानीज प्रो रेसलिंग वाले हैं ना वो भी शूट फाइट कराते थे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि प्रो मतलब रेसलिंग फाइट्स, वर्क फाइट और शूट फाइट में क्या फ़र्क है, तो असली फाइट्स हुआ करती थी इन डिफरेंट जॉनर के बीच में भी। बट ये कहा जा सकता है कि यूएफसी और इसी के साथ पैरेलल में प्राइड दो ऐसी कंपनियां थी जो इस चीज को पहली बार प्रोफेशनली सक्सेसफुल बना सकी। तो अगर ये कहा जाए कि इसके पहले सारे जो जॉनर थे वो अलग अलग थे और फिर इनको मिला के जो नई चीज बनाई गई जिसमें एक कॉम्बैट स्पोर्ट का फाइटर दूसरे कॉम्बैट स्पोर्ट के फाइटर से फाइट कर सकता था, और जो पहली सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये करके दिखाया वो यूएफसी थी। हाँ, आप जब कहानी में आगे बढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यूएफसी बहुत सक्सेसफुल थी, मतलब उम्मीद से बेहतर सक्सेसफुल थी, प्रॉफिटेबल थी, सब कुछ थी। जैसे कि आपको कहानी बताया जाता है ना कि डेना वाइट और फटीडा ब्रदर्स आए, उससे पहले तो यूएफसी बहुत नुकसान में थी। एक्चुअली उससे पहले नुकसान में थी, बट उससे और पहले बहुत फायदे में थी। ठीक है, हम जब हिस्ट्री के सफर में आगे चलेंगे तो इन सब चीजों के बारे में आपको धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हर कॉम्बैट स्पोर्ट वाले ये दावा करते थे कि वो सबसे बेहतरीन है, बट एक फैमिली ऐसी थी जिनका मानना था कि उनसे बेहतर कोई है ही नहीं, और उस फैमिली वालों का मानना था कि कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट वाला उनके सामने आ जाए वो उनसे हार के ही जाएगा। और इसीलिए ये जो फैमिली थी, इस फैमिली को हम ग्रेसी फैमिली के नाम से जानते हैं। अगर कोई भीष्म पितामह रहेगा अमेरिकन एमएमए का तो ग्रेसी फैमिली है। ग्रेसी फैमिली पहले भी अपने जिम में दूसरे चैंपियंस को बुलाती थी, कभी कराटे वाले को, कभी ताइक्वांडो वाले को, कभी जूडो वाले को,
इन सबको वो बुलाती थी ताकि वो अपने फाइटर से उनकी फाइट करा सके, और ये साबित करती थी कि आखिर जुजित्सु ब्राज़ीलियन, स्पेशली ब्राज़ीलियन जुजित्सु क्यों उन सारी आर्ट फॉर्म से बेहतर, मार्शल आर्ट फॉर्म से बेहतर है। इसको वो रिकॉर्ड भी कराती थी और कुछ बार उन्होंने छोटे मोटे टूर्नामेंट भी करवाए थे इससे पहले, 1993 से पहले। 1993 UFC की शुरुआत थी, है ना। तो होरियन ग्रेसी जो है, जो उस समय ग्रेसी फैमिली में सेकंड नंबर का मेंबर था। होरियन ग्रेसी का बाप उस समय मौत जिंदा था, पर वो एक्चुअली काम नहीं चलाता था। काम कौन चलाता था? होरियन ग्रेसी। होरियन ग्रेसी उस समय ये चलाता था, और होरियन ग्रेसी की जो वीडियो कैसेट थी ना, जो उनकी ब्राज़ीलियन जुजित्सु की जो इंस्ट्रक्शन वाली जो कैसेट हुआ करती थी, वो बहुत फेमस थी। तो होरियन ग्रेसी इस बात को समझ गया था कि जितना ज़्यादा लोग उसको स्क्रीन पे देखेंगे, जितना ज़्यादा जुजित्सु को स्क्रीन पे देखेंगे ब्राज़ीलियन जुजित्सु का, उतना ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा और उतने ज़्यादा लोग उनके पास ब्राज़ीलियन जुजित्सु सीखने आएंगे। मैं आपको फट से बता देता हूँ कि ब्राज़ीलियन जुजित्सु अगर आप ग्रेसी फैमिली के पास सीखने जाएं तो आपको क्या बोलते हैं? फ्री में है। एक्चुअली ब्राज़ीलियन जुजित्सु सीखना के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं। जो गी मिलती है, जो पहनने के लिए गी मिलती है, जैसे कि आपने ताइक्वांडो, कराटे में ताइक्वांडो और जूडो में पहनी होगी, सेम वैसी ही गी आपको ब्राज़ीलियन जुजित्सु में मिलती है। वही बेल्ट सिस्टम है। वो जो गी है उसके पैसे वो फैमिली लेती है। तो होरियन ग्रेसी को यह बात समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा इस चीज़ का प्रचार प्रसार टीवी पर होगा, उतना ज़्यादा उनकी कमाई होगी, और उनको मतलब ये साबित करने का मौका था कि दूसरे आर्ट फॉर्म से बेहतर है, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर क्यों हिक्सन ग्रेसी को नहीं भेजा गया और हॉइस ग्रेसी को भेजा गया। हम कहानी में आगे आएंगे तो उस बारे में भी बात करेंगे, पर अभी बात यही थी। पर इसके बाद ये जो कंपटीशन है, तो होरियन ग्रेसी के दिमाग में ये बात थी कि ऐसा कुछ कराया जा सकता है जिसमें मल्टीपल आर्ट फॉर्म वाले मार्शल आर्टिस्ट को बुलाया जाए और उनके बीच में कंपटीशन किया जाए। पर उसको इस बात पे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया जब आर्ट डेवी नाम का एक आदमी, जो ऑलरेडी टीवी की जगह से जुड़ा हुआ था, वैसे वो राइटर भी था, प्लेबॉय के साथ भी काम कर चुका था और डिफरेंट चैनल के साथ भी काम कर चुका था। तो उसने बोला कि ठीक है, तुम्हारा आइडिया अच्छा है और हम दोनों मिलकर करते हैं। तो आर्ट डेवी और होरियन ग्रेसी के दिमाग में ये आइडिया उपजा जिसमें UFC 1 में आखिर कैसे फाइट होंगी। तो उन्होंने कहा कि सीधे हम प्री क्वार्टर फाइनल से चालू करेंगे, यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, सॉरी क्वार्टर फाइनल से चालू करेंगे, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, यानी कि 8 फाइटर से चालू होगा और 8 अलग अलग जोन के फाइटर होंगे, 8 अलग अलग मार्शल आर्ट्स के फाइटर होंगे। आज का एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर जब इन्होंने ये प्लान बना लिया है कि इनको UFC 1 करना है और अलग अलग आर्ट फॉर्म से लोगों को बुलाना है, तो जो अगली बात आई जो थी पैसे की, तो पैसे कहाँ से इकट्ठे किए इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए। और ये जो प्रोडक्शन था, क्योंकि पहली बार ये टूर्नामेंट हो रहा था, तो उसका प्रोडक्शन किसने देखा? एक्चुअली वीडियो, मतलब एक्चुअली आज भी आप देखेंगे UFC 1 बुरा नहीं दिखाई देता है। UFC कई कंट्री की UFC फाइट पास में मौजूद है, तो आप देख सकते हैं उसको अगर आप चाहें तो। आखिर ये किसने किया? इन्वेस्टर कौन थे? ऑक्टागन। आखिर ऑक्टागन क्यों कहलाता है और ऑक्टागन डिजाइन किसने किया? आखिर क्यों वो रिंग वाले सिस्टम में नहीं गए जहां पे रस्सियां हुआ करती थी या फिर कहें आपकी वायर हुआ करते थे? इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया तो ज़रूर बताइए। ये था इंडियन फाइट जंकी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।